हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल APSR में। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डायमेंशन एनालिसिस एंड उसके एप्लीकेशंस कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने 3 एप्लीकेशन देखे थे डायमेंशनल एनालिसिस के। कोई फार्मूला को चेक कर रहे थे हम लोग, उसमें हम लोग कांस्टेंट की वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते, तो वो सारा चीज़ हम लोगों ने क्या कर लिया था, देख लिया था। अब नेक्स्ट हमको देखना है कि जो डायमेंशन एनालिसिस है उसकी लिमिटेशन क्या होती है, मतलब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस कहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, इट इज़ नॉट यूज टू डिराइव द कांस्टेंट। हम लोगों ने पहले ही देखा था कि जितने भी कांस्टेंट रहते हैं या फिर पावर्स रहते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, रिलेटिव क्वांटिटीज़ भी क्या होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो हम लोग किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू नहीं निकाल सकते हैं। इट कैन नॉट डिराइव इक्वेशन विच कंटेन्स द पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स। अब जैसे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ते हैं, तो हमको क्या पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर हम लोग कोई स्टोन ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ग्राउंड सरफेस से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो हमको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगता है, तो वो हमेशा नीचे की तरफ रहेगा। तो अगर हम लोग स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की तरफ। तो उस कंडीशन में हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव में लिखते हैं। तो ऐसे ही अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिस पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स लगा हुआ है, तो उसको हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू नहीं निकाल सकते। ठीक है, इट इज़ नॉट एबल टू टेल दैट क्वांटिटी इज स्केलर आर वेक्टर। और फिर डायमेंशन एनालिसिस से हम लोग ये भी नहीं बता सकते हैं कि वो स्केलर है कि वेक्टर है, क्योंकि स्केलर हम लोग क्या बोलते हैं, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्या होता है, जो डायमेंशन के डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों कैरी करे और साथ में क्या फॉलो करे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तब जाके हम लोग उस क्वांटिटी को क्या बोल सकते हैं, वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से ये भी पता नहीं कर सकते हैं कि वो स्केलर क्वांटिटी होता है या फिर वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इट कैन नॉट डेराइव द इक्वेशन हैविंग मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़। हम लोग ये डेराइव नहीं कर सकते हैं कि अगर कोई डायमेंशनल एनालिसिस हो रहा है तो उसमें 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी अगर प्रेजेंट है, तो हम लोग उसको डेराइव नहीं कर सकते। जैसे अगर आप लोगों ने न्यूटन का सेकंड इक्वेशन पढ़ा होगा, तो वो क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक टर्म, दो टर्म एंड 3 टर्म हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज प्रेजेंट रहेगी, तो उसका हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू डायमेंशंस नहीं फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? एंड नेक्स्ट क्या है, इट कैन नॉट यूज इफ एनी वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन। ऐसी क्वांटिटी है जिन दो क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो और वो एक दूसरे पर डिपेंड करे, ऐसी क्वांटिटी का भी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से डायमेंशंस फाइंड नहीं कर सकते। जैसे हमको पता है कि फोर्स हमारे पास बहुत अलग अलग टाइम के होते हैं, और जितने भी फोर्स होते हैं उन लोगों का डायमेंशन लगभग सेम आता है। जैसे अगर मैं वर्क की बात करूं, तो वर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन सेम आता है, लेकिन अगर वर्क एंड एनर्जी आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होंगे, तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके उन दोनों का डायमेंशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या था हमारे पास, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन। ठीक है, तो एक्यूरेसी इज अ मेजरमेंट ऑफ हाउ क्लोज मेजर्ड वैल्यू इज। मतलब हम लोग कोई अगर क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं, और एक्यूरेसी क्या होता है कि हम लोग जैसे मान लीजिए अगर डेसिमल में कोई नंबर काउंट करते हैं, तो बोलते हैं कि 0.5 0.7 लगभग सेम है। तो वो जो लगभग वाला केस रहता है ना, उसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी। मतलब हम लोग एक्चुअल में जो ट्रू वैल्यू है उसके कितना ज़्यादा क्लोज पहुँचे हैं, उसके कितना ज़्यादा क्लोज है, हाउ क्लोज ऑफ ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो कोई भी ट्रू वैल्यू के हम कितना ज़्यादा क्लोज होते हैं उस मेजरमेंट वैल्यू के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी। एंड प्रिसाइजन क्या होता है कि उसकी लिमिटेशन कितनी है, उसका रेजोल्यूशन कितना है, कि हम लोग एक क्वांटिटी को मैक्सिमम कितना हम लोग क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। जैसे अगर मैं रबड़ की बात करूं, तो रबड़ को हम लोग चाहे जितना चाहे उतना नहीं खींच सकते, उसकी एक लिमिट रहती है कि हम लोग रबड़ को एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही उसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हम लोग उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो वो क्या रहता है, उसकी एक लिमिटेशन रहती है। तो प्रिसाइजन क्या होता है, टेल्स अस
वॉट रेजोल्यूशन आर लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड, मतलब हम लोग मैक्सिमम उसको कहाँ से कहाँ तक मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक्यूरेसी में डिपेंड्स ऑन सेवरल, मतलब एक्यूरेसी अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग द लिमिट आर द रिजोल्यूशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हम लोगों के पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है उन लोगों की एक लिमिट होती है कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपके पास स्कूल की जो स्केल रहती है वो मैक्सिमम 15 टू 30 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन अगर हम लोगों को उससे किलोमीटर का डिस्टेंस मेज़र करना है तो वो हम लोग इससे मेज़र नहीं कर सकते। उसकी लिमिटेशन क्या है कि एक छोटे से एरिया का ही डिस्टेंस हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको बड़े जगह पर किलोमीटर का अगर डिस्टेंस मेज़र करना है तो उसके लिए हम लोगों को यूनिट अपनी क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो इसका भी क्या रहता है, एक अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है, और ये क्या रहता है, इंक्लूडिंग द लिमिट आर द रिजोल्यूशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का, हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना क्या रहता है, एक लिमिट रहता है कि वो यहाँ से यहाँ तक या फिर इतने से इतने दूर तक का ही क्या कर सकता है, वैल्यू मेजर कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एरर। एरर क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। मतलब अगर हम लोगों ने किसी चीज़ को मेजर किया, मान लीजिए अगर दो दोस्त हैं और दोनों दोस्त क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। दोनों दोस्त क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब इसने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो इसका वैल्यू आ रहा है मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकेंड, एंड इसका यूनिट आ रहा है 5.5 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों के वैल्यूज़ में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 0.5 का। तो यही चीज़ हम लोग बोल रहे हैं कि एक्चुअल में जो वैल्यू है, एक्चुअल में जो वैल्यू है और दूसरी वैल्यू हम लोगों ने जो मेज़र किया, इन दोनों के बीच का जो, इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर। क्लियर। तो डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट जो उसकी वैल्यू होगी, एंड मेजर्ड वैल्यू जो हमने मेज़र किया, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर। अब ये एरर दो टाइप का होता है, हमको सिस्टमेटिक एरर मिल सकता है या फिर रैंडम एरर मिल सकता है। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, दोज एरर that tends to be in one direction, either positive or negative, either positive or नेगेटिव। मतलब ऐसा एरर जो डायरेक्शन वगैरह के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं, डायरेक्शन वगैरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, कैसे आ सकता है। अब ये जो सिस्टमेटिक एरर होता है, ये बेसिकली हमको तीन टाइप का मिलता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक्सपेरिमेंटल एरर एंड पर्सनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या होगा, मान लीजिए अगर हम लोगों ने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया है और उस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग कोई मेज़र कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट में हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रू गॉज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जितने भी, चाहे कैलिबेरियम का, कैलिब्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैलिब्रेशन मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग वर्नियर कैलिपर्स या फिर स्क्रू गॉज यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम लोग मेज़रमेंट लेते हैं। तो अगर मेज़रमेंट हम लोगों ने जब लिया तो उसमें अगर कोई इम्परफेक्शन आ रहा है, जैसे अगर मान लीजिए हम लोगों ने बोला कि ये स्केल 15 सेंटीमीटर की है और 1 सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर के बीच में 10 का हम लोगों के पास वैल्यू रहता है। अब पता चला कि किसी स्केल में ये 10 के जगह पे 11 दे दिया हो या फिर 9 दे दिया हो, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर इम्परफेक्शन आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, इम्परफेक्शन आ जाएगा। तो ये एरर किसका है, इंस्ट्रूमेंट का एरर है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। मतलब जो भी हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया हुआ है मेज़र करने के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट में ही पहले से क्या हो, कोई डिफेक्ट हो, कुछ एरर हो। तो ऐसे अगर कोई एरर आ रहा है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे स्केल के साथ जिसमें अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर में 10 का डिफरेंस होता है, मिलीमीटर, अगर हम लोगों ने यहाँ पे स्केल के अंदर देखा कि वहाँ पे 11 दिया हुआ है, तो अगर हम लोग इससे अपना यूनिट मेज़र करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट में एरर होने की वजह से हमारा जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, गलत आएगा इंस्ट्रूमेंट में। तो अगर ऐसे कोई एरर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल एरर। इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंट टेक्निक आर द प्रोसीजर। मतलब अगर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें हम लोग
सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, मतलब करने का उसका तरीका कुछ और हो, हम लोग क्या कर रहे हैं कुछ गलत तरीके से उसको अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल एरर। एक्सपेरिमेंटल एरर, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक नया केमिकल बनाना है, और नए केमिकल को बनाने के लिए मान लीजिए हमको दो केमिकल को मिक्स करना है, लेकिन अगर उन दोनों का प्रपोर्शन सेम नहीं रहेगा, जितने में हमको चाहिए होगा उतना नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा, गलत हो जाएगा, तो हमारा एक्सपेरिमेंट गलत है। जैसे अगर मान लीजिए आप लोग चाय पीते रहेंगे, ठीक है, तो अगर चाय पी रहे हैं तो चाय में हम लोग चाय पत्ती मिक्स करते हैं और चीनी मिक्स करते हैं गर्म पानी के अंदर। मान लीजिए आपने पानी गर्म किया और चाय पत्ती ज़रूरत से ज़्यादा, मान लीजिए अगर हम लोगों को 10 ग्राम की चाय पत्ती की नीड है, और आपने वहाँ पे 50 ग्राम क्या कर दिया, एक बार में डाल दिया, तो वो चाय का स्वाद क्या कर देगा, ख़राब कर देगा। या फिर आपने चीनी ज़रूरत से ज़्यादा उसमें इस्तेमाल कर दिया शुगर का, तो वो भी क्या करेगा, वो ज़्यादा मीठा होने की वजह से क्या करेगा, हम लोग उसको पी नहीं सकते हैं। तो हम लोग कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ टेक्निक या फिर प्रोसीजर करने का तरीका या फिर कोई टेक्निक हम लोग क्या कर रहे हैं खुद से गलत कर देते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल एरर होता है। लिमिटेशन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ठीक है। पर्सनल एरर क्या होता है, अराइज ड्यू टू एन इंडिविजुअल इंडिविजुअल बेस और लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ apparatus are the individual carelessness while taking the observation with the observing proper precisions, ठीक है। जैसे मान लीजिए पर्सनल एरर हम लोगों की वजह से जो एरर आता है, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई सेटअप लगा रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सेटअप लगा रहे हैं, ठीक है। और उस सेटअप में हम लोगों ने कुछ गलत वायरिंग कर दिया, फिर गलत इंस्ट्रूमेंट को गलत जगह पे प्लेस कर दिया, या फिर हम लोग अगर कोई मान लीजिए ये एक ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग को क्या क्या करना है, लिक्विड भरा हुआ है, और इस लिक्विड का हमको क्या करना है, मेज़रमेंट लेना है। तो हम लोग बहुत बार क्या देखते हैं, जब ये मेज़रमेंट लेते हैं तो कुछ लोग ये वाला मेज़रमेंट लेते हैं अपर मेनिस्कस, और हमको यहाँ पे लोअर मेनिस्कस मिलता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपर एंड लोअर मेनिस्कस में से कंफ्यूज होके बहुत लोग अपर मेनिस्कस ले लेते हैं, एंड इसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट हमको लेना है तो हमको क्या चेक करना पड़ता है, उसका लोअर मेनिस्कस। लेकिन अगर आप लोग अपर मेनिस्कस लेंगे तो उसके वैल्यू में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आएगा। मान लीजिए अपर मेनिस्कस ये लोअर, तो उसके बीच में देखिए इतने का गैप आ रहा है, तो ये हमारा अपना क्या है, खुद से हम लोगों ने इसको रॉन्ग किया हुआ है ना। तो खुद की केयरलेसनेस की वजह से, या फिर अपैरेटस मतलब जो भी हमको इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे सेटअप करना है उसमें हम लोगों ने कुछ गलतियाँ की हुई है। तो ऐसे हम लोग को क्या करते हैं, ऐसे इरर्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये ऐसे इरर क्या कहलाते हैं, पर्सनल इरर, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर्स कैन बी मिनिमाइज बाय इम्प्रूविंग द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, मतलब अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को अपने इस्तेमाल करना अच्छे से, मतलब एक ही काम को हम लोग ज़्यादातर टाइम करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें परफेक्शन लेके आते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड सेलेक्टिंग द बेटर इंस्ट्रूमेंट। सेलेक्टिंग द बेटर इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ कर रहे थे अगर उसमें कुछ खराबी है, तो हम लोग अच्छा वाला इंस्ट्रूमेंट अगर वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एरर मिनिमाइज़ किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। रिमूविंग द पर्सनल बेस आर फॉर एज पॉसिबल, और खुद से हम लोग जो गलती कर रहे थे, गलत इंस्ट्रूमेंट का सेटअप करना या फिर गलत तरीके से रीडिंग लेना, तो उसको अगर हम लोग ठीक करें तो हम लोग सिस्टमेटिक एरर को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास एरर क्या है, रैंडम एरर। नेक्स्ट एरर क्या है हमारे पास, रैंडम एरर, ठीक है। रैंडम एरर क्या होता है, द एरर which occurs irregularly and hence अब ये रैंडम एरर देखते हैं। रैंडम एरर क्या होता है, द रैंडम एरर random error are those errors
which occur irregularly and hence are random with respect to sign and size. With respect to sign, with respect to sign and size, sign and साइज एंड अब यहाँ पे हम लोग साइज की बात करें तो साइज का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड, वैल्यूज़ में उसकी कुछ आ जाएगा मैग्नीट्यूड, एंड साइन का मतलब यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर ले रहे हैं, डायरेक्शंस की, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना डायरेक्शन हमारे पास अगर आ जाएगा मैग्नीट्यूड के साथ तो वो वेक्टर हो जाता है। तो रैंडम एरर क्या होता है, इरेगुलर एंड रैंडम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके डायरेक्शन के अंदर या फिर मैग्नीट्यूड के अंदर कोई डिफरेंस ला रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं कि वो कौन सा एरर है, रैंडम एरर। अब ये अराइज कैसे होता है, इट कैन अराइज, it can arise due to random and unpredictable fluctuations in experimental condition, ठीक है। अराइज कैसे होता है, it can arise due to the random and unpredictable fluctuation in the experimental condition। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंटल का सेटअप हम लोगों ने सही से ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो हो सकता है कि हवा वगैरह चलने से या फिर डेस्क वगैरह हिले तो उसके सेटअप में क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में सेटअप्स में कोई डिफरेंस आ रहा है तो ऐसे एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। जैसे अगर मान लीजिए हमको किसी चीज़ में वोल्टेज सप्लाई करना है, ठीक है। अब वोल्टेज सप्लाई करना है तो हमको एग्जैक्ट वोल्टेज मान लीजिए 5 वोल्ट का सप्लाई करना है और हम सप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आ रहा है कि वो 4.9 4.8 से फ्लक्चुएट कर रहा है, रुक नहीं रहा है 5 वोल्ट पे। तो 4.9 से 5.3 5.4 के बीच में वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो ऐसे फ्लक्चुएशंस के वजह से हम लोग यहाँ पे जो ओरिजिनेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो हमारे पास क्या है, रैंडम एरर है। क्लियर। लेकिन इसको हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए अगर कई लोग इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि सब में से 10 लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो 10 में से 6 का वो क्या आ रहा है, ठीक आ रहा है, एंड 4 का क्या आ रहा है, उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो हम लोग एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करके क्या कर सकते हैं, इसको ठीक भी कर सकते हैं। क्लियर। तो हमारे पास लास्ट एरर क्या था, हमारे पास रैंडम एरर, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर। ये लिस्ट काउंट एरर क्या होता है, पहले देखते हैं कि लिस्ट काउंट क्या होता है। द स्मॉलेस्ट
value that can be that can be measured by the measuring instrument is called least count हम लोग जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का यूज़ कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू का किसी भी मेज़रमेंट में यूज़ कर सकते हैं, उस मेज़रमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। जैसे हमारा जो स्केल होता है जो 15 सेंटीमीटर वाला, उसमें सबसे छोटी यूनिट हमारे पास क्या होती है? 0.1 mm, क्योंकि मिलीमीटर हमारे स्केल में सबसे छोटा होता है, क्योंकि वहाँ पे हमको मिलीमीटर दिया रहता है, सेंटीमीटर दिया रहता है एंड इंच दिया रहता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर के बीच में जो 10 लाइन ऐसे छोटे छोटे खींचे रहते हैं, ये हमारे पास क्या दिया रहता है? लीस्ट काउंट इसका यही रहता है ना, मिलीमीटर। तो जो सबसे छोटा वाला यूनिट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीस्ट काउंट। क्लियर? तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना लीस्ट काउंट अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं वर्नियर कैलिपर्स की बात करूँ, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स की अगर बात करें तो वर्नियर कैलिपर्स में हम लोगों के पास लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर का, 0.01 सेंटीमीटर का। लेकिन अगर मैं वहीं पे स्फेरोमीटर की बात करूँ तो स्फेरोमीटर में हमको लीस्ट काउंट कितना दिखाई देता है? 0.01 सेंटीमीटर का। क्लियर? तो देखिए दोनों में लीस्ट काउंट हमारे पास क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। हम लोग जो स्केल यूज़ कर रहे हैं उसमें 1 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट दिया जाता है, लेकिन अगर उसमें मिलीमीटर में अगर चेक करें तो वो क्या रहता है? हमारे पास 0.0 वाला रहता है। तो mm में, सेंटीमीटर में हम लोग जो सबसे छोटी वाली यूनिट रहेगी किसी भी स्केल की, वो क्या कहलाती है? उसकी लीस्ट काउंट। ठीक है, अब ये लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? द लीस्ट काउंट एरर, द लीस्ट काउंट error is the error associated with the resolution of the इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में ये जो लीस्ट काउंट आ रहा था, इस लीस्ट काउंट में अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है, मान लीजिए अगर कोई हम लोगों ने जैसे बोला कि वर्नियर कैलिपर्स में 0.01 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड स्फेरोमीटर में कितना दिया हुआ है? 0.001 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट एरर अगर इस कैटेगरी में रखा जाएगा तो हम लोग इसको बेसिकली देख सकते हैं कि रैंडम एरर है, क्योंकि ये स्केल के अंदर आ रहा है। ठीक है, बट अंडर सम लिमिटेशन साइज की वजह से हम लोग इसको दोनों में, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर, दोनों में क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई मीटर स्केल है तो मीटर स्केल के लिए हमारे पास मेज़रमेंट क्या रहता है? लेंथ। बट अगर हम लोग उसमें देखेंगे तो उसमें 1 mm क्या रहता है? सबसे छोटा यूनिट हम लोग मेज़र कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें से छोटे से इंस्ट्रूमेंट के अंदर चले जाए, उससे छोटा अगर हमको कोई चीज़ मेज़र करना है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह का साइज़ हम लोग देखते हैं तो नैनोमीटर में है, तो उस स्केल से हम लोग उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको उससे छोटे कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह में हम लोग उसको देख के मेज़र कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास अगर कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर में इंस्ट्रूमेंट से अगर कोई हम लोग छोटी यूनिट को मेज़र कर रहे हैं और वो एरर उस छोटे वाले यूनिट से मेज़र नहीं हो रहा है, जैसे हम लोगों के रेगुलर स्केल से हम लोग बहुत सारे डायमेंशन लेस, जैसे अगर हम लोगों को कोई पाइप का मेज़रमेंट करना है
तो उस पाइप का हम लोग मेज़रमेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके थिकनेस वगैरह को। थिकनेस उसका बहुत ज़्यादा कम रहता है तो हम लोग वर्नियर कैलिपर्स वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं, स्क्रू गॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या रहता है, हमारे पास अलग अलग क्या रहता है, तरीका रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 1 mm, 0.1 mm, 0.01 mm को यूज़ करना है। तो हमारा जो मेन स्केल रहता है, उसमें हम लोगों के पास स्केल यूनिट क्या रहता है, लीस्ट काउंट का, mm। जबकि अगर मैं वर्नियर कैलिपर्स की बात करूँ, वर्नियर कैलिपर्स स्केल, ठीक है, तो इसमें हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.1 mm। एंड स्क्रू गॉस की बात करें तो इसमें हमको कितना मिल रहा है, 0.0 mm। तो इसमें देखिए तीनों के लीस्ट काउंट में डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग 1 mm ले रहे हैं, 0.01 mm, एंड यहाँ पे हम लोगों के पास है 0.01 mm। अब इसमें हम लोग एक और चीज़ की बात करते हैं, पिच की, ठीक है। तो ये पिच वगैरह फ़िलहाल हम लोग अलग से देख लेंगे। जैसे अगर हम लोगों को किसी चीज़ का पिच निकालना है तो MSR वैल्यू को अगर उसके नंबर ऑफ़ रोटेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमको स्क्रू गॉज का क्या मिल जाता है, पिच मिल जाता है। अगर स्क्रू गॉज का हमको लीस्ट काउंट फाइंड करना है तो उसके पिच को डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ़ डिवीज़न ऑन स्केल, मतलब उसके अंदर जितने भी, जैसे स्क्रू गॉज को देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देता है वो, ठीक है। यहाँ पे कुछ नंबर्स लगे रहते हैं एंड इसके बीच में ऐसा कुछ लगा रहता है, इसके बीच में हम लोगों को रखना रहता है जिसका हमको मेज़रमेंट लेना है, ठीक है। और ये इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रू है इसका। ये वाला जो पॉइंट रहता है इसको हम लोग स्टूड बोलते हैं। एंड ये जो लाइनिंग दिया हुआ है ये होता है इसका पिच स्केल, ठीक है। और ये जो फ्रेम रहता है, फ्रेम के ऊपर, फ्रेम के अंदर ये जो निकले हैं, इन दोनों के अंदर हमको रखना रहता है जिसका इंस्ट्रूमेंट लेना है। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक और स्केल रहता है जिसके ऊपर ऐसे नंबर लगे रहते हैं, जैसे ऐसे ऐसे लाइनिंग रहती है, इसको हम लोग सर्कुलर स्केल बोलते हैं। जैसे ये पिच स्केल है तो ये इसका क्या हो जाएगा, सर्कुलर स्केल। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, इसके ऊपर नंबर है और ये डायरेक्टली इसके साथ जुड़ा रहता है। तो जैसे जैसे हम लोग इसको मूव करेंगे ना तो ये नंबर भी आगे पीछे होते रहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर स्केल। फिर इसके नीचे ऐसे लगा रहता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग थिम्बल बोलते हैं। एंड यहाँ पे हमको लगा रहता है क्या चीज़, रैचेट। तो इसमें जो LCR यानी लीनियर स्केल रीडिंग जो रहता है, ये हमारे पास ये हो जाता है लीनियर वाला। एंड जो CSR होता है वो क्या हो जाता है हमारे पास, सर्कुलर स्केल रीडिंग। जैसे ये वाला है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग। एंड ये क्या होता है हमारे पास, LSR, लीनियर स्केल रीडिंग, ठीक है। और इसी को हम लोग पिच स्केल बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो अगर हम लोगों को टोटल रीडिंग निकालना रहता है स्क्रू गॉज के अंदर, तो हम लोग एल के LCR को CSR के साथ प्लस करके और लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर टोटल रीडिंग हमको निकालना है स्क्रू गॉज के अंदर तो हम लोग क्या करेंगे, लीनियर स्केल रीडिंग को CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग के साथ प्लस करके अगर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल रीडिंग मिल जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या थे, दो इंस्ट्रूमेंट थे जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं रीडिंग वगैरह लेने के लिए, जो कि हमारे पास जो रेगुलर स्केल रहता है अगर हम लोग उससे उस चीज़ को निकाल नहीं पाते हैं तो। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। क्लियर। एब्सोल्यूट एरर।
अब ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, देखिए डेल्टा ए इज इक्वल टू ए मीन, ये होता है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला, ठीक है। जैसे मीन निकालते हैं या फिर एवरेज निकालते हैं, मीन या एवरेज का मतलब क्या होता है, जितनी भी क्वांटिटी हमको दिया हुआ है सबको जोड़ के एंड जितने क्वांटिटीज का यहाँ पे नंबर्स है उतने नंबर्स को काउंट करके उससे डिवाइड कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन या फिर एवरेज, मीन या फिर एवरेज। क्लियर। तो हमारे पास एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर ही क्या होता है, यहाँ पे हम लोग सारे नंबर्स को ऐड करके जो भी यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है उससे हम लोग क्या कर ले रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा, डेल्टा है। यहाँ पे डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट एरर। क्लियर। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ए मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या है हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर। दोनों हम लोग एक ही साथ देख रहे हैं, E1 E2 टिल एन, जितनी भी क्वांटिटी, एन का मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटीज यहाँ पे जितना भी ले ले, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज फिक्स नहीं है तो हम लोग यहाँ पे भी ले लेंगे एन, एन टर्म्स ऑफ नंबर यहाँ पे है। एंड ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव मिलता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, एंड इट इज यूनिट एंड डायमेंशन सेम एज फिजिकल क्वांटिटी। जो भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग एब्सोल्यूट या फिर मेन एरर निकाल रहे हैं उसका यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। एंड लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर can be taken as absolute error। लिस्ट काउंट एरर को हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, एब्सोल्यूट एरर के अंदर। इट कैन नॉट टेल अबाउट एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। ये एक्यूरेसी, हम लोग लिस्ट काउंट के कितना पास है वो हमको ये बता नहीं सकता है, मेजरमेंट। क्लियर। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ लिया, इसको लिखने का हमारे पास ये जो मीन है इसको लिखने का एक और तरीका होता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई मीन इज इक्वल टू समीशन ई आई अपॉन, ये क्या है, स्लैश अपॉन एन, आई टर्न्स टू 1, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलेस क्या होते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर के होते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर के। क्लियरली। अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, द मैग्नीट्यूड of the different, the magnitude of difference between the individual
visual measurement and the true value and the true value of the quantity is called absolute error. ठीक है। जैसे डेल्टा A1 अगर हमको चाहिए तो A1 में से अगर हम लोगों ने ई मीन को माइनस कर लिया, अगर हम लोगों को E2 पता करना है, E2 में से हम लोगों ने ई मीन को निकाल दिया। टिल ऐसे ही हम लोगों ने टिल ई एन हमको पता करना है, तो ई एन में से अगर हम लोगों ने ई मीन माइनस कर दिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं। एन ये हमेशा क्या आता है पॉजिटिव में, तो हम लोग इसको हमेशा ऐसे मॉड के अंदर लिखते हैं। मॉड का मतलब ही क्या हो रहा है, अंदर जो भी साइन है वो बाहर आएगा तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव में। क्लियर। The arithmetic mean of all the absolute error is taken as the final or mean absolute error of the value of a physical quantity। ठीक है। डेल्टा ए मीन जिसको हम लोगों ने बोला था, निकालने का तरीका अभी हम लोगों ने फॉर्मूला ऊपर देखा था, यही चीज़, बस हम लोगों ने इसका क्या कर दिया है, डेफिनेशन। ये दोनों फॉर्मूले ए मीन के लिए है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। अब ये रिलेटिव एरर क्या होता है, अब रिलेटिव एरर के अंदर हम लोगों को एक और चीज़ पढ़ना रहता है, परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर आर परसेंटेज एरर। द रिलेटिव error is the ratio of the mean absolute error, that is delta A mean to the mean value, that is A mean। ये क्या था, एब्सोल्यूट एरर, मतलब डेल्टा मतलब हम लोगों ने बोला था चेंज, तो मीन वैल्यू में कितना चेंज आया था वो चीज़, एंड हमारे पास जो मीन वैल्यू है जिसको हम लोगों ने क्या बोला है,
ए मीन ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, क्योंकि दोनों का ये क्या है, रेशियो है। रेशियो ऑफ डेल्टा ए मीन बाई ए मीन इज नोन एज अपने पास रिलेटिव एरर। और अगर रिलेटिव एरर को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहता है तो हम लोग इसी को क्या बोल देते हैं, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या था, रिलेटिव एरर in percent is called as percentage error। ठीक है, और परसेंट में कन्वर्ट करने का मतलब इसमें हम लोग सिर्फ 100 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। इसको लिख के ऐसे सकते हैं, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। अब 100 का मतलब भी क्या होता है, परसेंट, तो हमारे पास परसेंटेज एरर का क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर। अब ये भी क्या होता है हमारे पास, यूनिट एंड डायमेंशन लेस। यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने जो फिजिकल क्वांटिटी लिया है, नीचे भी हमारे पास वही फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हमारे पास ये ए मीन है और ए मीन के अंदर हमारे पास कितना चेंज है, डेल्टा ए मीन का मतलब कितना चेंज है। तो दोनों के फिजिकल क्वांटिटी जब सेम है तो यूनिट भी सेम होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। एंड इट टेल about accuracy of मेजरमेंट, क्योंकि दोनों में हम लोगों ने चेंज निकाल के उसको क्या किया है, मीन से डिवाइड किया हुआ है, तो ये एक्यूरेसी भी हमको बता सकता है। एंड रैंडम एरर कैन बी decrease by decreasing number of observation। क्लियर। अब इसमें हम लोग कॉम्बिनेशंस, इसका जैसे कुछ जनरल फार्मूलेस रहते हैं जिसका हम लोग जैसे कई सारे एरर्स को एक साथ मर्ज करना रहता है, तो हम लोग उसको किस में कंसिडर करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर, जिसमें हमको देखना रहता है सम में कितना उसका डिफरेंस आ रहा है। मतलब अगर हम लोगों को एरर का सम करना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर रहा है, तो उसमें हम लोगों को क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला। एंड दूसरा हमारे चीज़ क्या होता है, इसमें हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं यानी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, एक्सपोनेंट्स में यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एरर ऑफ अ सम एंड सब्ट्रैक्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लोगों ने दो फिजिकल क्वांटिटी लिया हुआ है, ए एंड बी। दो फिजिकल क्वांटिटी लिया हुआ है, ए एंड बी, एंड इन दोनों की वैल्यू अगर हम लोगों ने मेज़र की
तो ए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, प्लस माइनस डेल्टा ए। डेल्टा ए का मतलब चेंज, और प्लस माइनस मतलब हो सकता है कि वो पॉजिटिव में हो या फिर नेगेटिव में हो। तो हम लोग दोनों एक साथ कर रहे हैं तो एक साथ लिख रहे हैं, ए पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव को। तो ए में चेंजेस कितना आ सकता है, डेल्टा ए। एंड बी के अंदर हमारे पास कितना चेंज आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव डेल्टा बी। ठीक है। अगर मैं दोनों का एब्सोल्यूट एरर निकालने की कोशिश करूं, दोनों का एब्सोल्यूट एरर निकालने की कोशिश करूं, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अगर सम लिखना है तो z इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है। तो अगर x का एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो उस कंडीशन में मैं क्या लिख सकता हूँ कि एब्सोल्यूट एरर z का कितना हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड, प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो फॉर्मूला अगर मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो सकता है जेड के अंदर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर एन जेड। ठीक है। तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड। वहीं पे अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, मतलब सब्ट्रैक्ट की बात करूं, तो सब्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंस। तो दोनों में डिफरेंस कितना हो सकता है, तो जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी कर सकता हूँ मैं, दोनों के अंदर फिर चेंजेस भी। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ये क्या हो सकता है, उसका मैक्सिमम डिफरेंस। तो अगर मैं दोनों को एक साथ लिखने की कोशिश करूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मतलब ये फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर दो दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी है तो भी हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो अगर हमको दो क्वांटिटी को क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उस कंडीशन में अगर एब्सोल्यूट एरर को अगर हमको निकालना है, फाइनल रिजल्ट निकालना है कि एब्सोल्यूट एरर कितना आ सकता है, तो हमको इंडिविजुअल जो क्वांटिटी रहता है सबको क्या कर सकता है कि उसमें कितना चेंज, एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या निकाल रहे थे, मीन। तो उसमें कितना आ रहा है वो चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको ऐड करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एरर एरर ऑफ a product and quotient, प्रोडक्ट एंड क्वोटिएंट। मान लीजिए अगर दो फिजिकल क्वांटिटी है और दोनों फिजिकल क्वांटिटी को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो उसकी फाइनल वैल्यू हमको जेड मिल रही है, एंड फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या थे, ए एंड बी। तो हम लोगों ने ए एंड बी को क्या किया है, मल्टीप्लाई। तो जेड इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू बी लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसकी मीजर्ड जो वैल्यू हमको निकालनी है वो हमको क्या मिल सकती है, ए एंड बी को हम लोगों ने सपोज किया, तो हो सकता है कि ए के अंदर हमको प्लस माइनस डेल्टा ए मिल जाए, एंड बी में हमको क्या मिल सकता है, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बी। यही हो सकता है उसमें मैक्सिमम चेंजेस जितना भी होगा, डेल्टा बी। क्लियर। तो अगर मैं फाइनल निकालने की कोशिश करूं, z इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा z एंड e प्लस माइनस डेल्टा ए, एंड b के अंदर क्या हो सकता है, प्लस माइनस डेल्टा बी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मूला। किसका हो जाएगा, प्रोडक्ट का। तो अगर इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये आ जाएगा कुछ ए बी पहले वाले के साथ
फिर इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। तो ए बी इंटू प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिवीजन, क्वोटिएंट वगैरह का मतलब क्या है, डिवाइडिंग। तो हम लोग डिवाइड अगर करने की कोशिश करें तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ LHS एंड RHS इक्वल टू के अगर इस साइड का रहता है तो LHS, उस साइड हमको क्या बोलते हैं, उसको RHS। तो LHS में हम लोग लिख लेते हैं डेल्टा Z बाई जेड, डिवाइड कर रहे हैं तो डेल्टा Z बाई जेड, 1 प्लस माइनस डेल्टा A बाय A प्लस माइनस डेल्टा B बाई B प्लस माइनस डेल्टा A बाय A एंड डेल्टा B बाय B। ठीक है। अब इसमें डेल्टा A एंड B क्या है, स्मॉल चेंजेस है, तो उसको हम लोग निग्लेक्सिबल मान सकते हैं। ये जो डेल्टा A एंड B है ये हमारे पास बहुत छोटे हैं, मतलब लीस्ट काउंट, जो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू था उससे चेंजेस है, उसमें क्या है, चेंजेस है, तो ये बहुत ज़्यादा छोटे हो सकते हैं, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्सिबल कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे पास फाइनल मैक्सिमम रिलेटिव एरर का क्या आ जाएगा फॉर्मूला, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा Z बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा A बाई A एंड डेल्टा B बाय B। ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम रिलेटिव एरर। ठीक है। जब दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना रहता है और उसमें रिलेटिव एरर हमको निकालना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जितने भी क्वांटिटी दिया हुआ था उनका सम करके उसका रिलेटिव एरर अगर हम पता कर लेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एरर in case of a measured quantity raised and power। पावर में अगर कोई है तब हम लोग उसको कैसे निकाल सकते हैं, उसका एरर कैसे निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं, सपोज Z इज इक्वल टू हमको मिल रहा है A⁻², यानी A का स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख कैसे सकते थे, मैक्सिमम रिलेटिव एरर वाला, डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा A, एकदम जस्ट ऐसे ही है रिलेटिव एरर के जैसे, प्लस डेल्टा A बाई A इज इक्वल टू 2। हमारे पास क्या था, पावर में, तो पावर हमारा आगे आ जाता है, जैसे ऐसे लिखा रहता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। लॉग में अगर हमारे पास ऐसे रहता है log A⁻x, तो हम लोग x इज इक्वल टू log A लिख सकते हैं ऐसे, पावर वाले को। तो कुछ ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है। तो
तो डेल्टा ए इक्वल टू ए, उसको हम लोग हटा देते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हमको रिलेटिव एरर निकालना है, क्या करना है, रिलेटिव एरर निकालना है किसमें, ए स्क्वायर में। रिलेटिव एरर निकालना है ए स्क्वायर में। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इसमें, 2 टाइम्स द एरर ऑफ ए। मतलब ये जो ए है ये क्या कर रहा है, उसका 2 टाइम्स का एरर है। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ना 2 टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर। ये हमारे पास क्या था, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर ऑफ ए। तो अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू, अगर लिखा रहे a ऑफ p एंड b ऑफ q बाय c ऑफ r लिख सकते हैं, c ऑफ r लिख सकते हैं। या फिर इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू n ऑफ डेल्टा a बाय a। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल रूल, जनरल रूल। ठीक है, डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू p ऑफ डेल्टा a बाय a प्लस q ऑफ डेल्टा b बाय b प्लस r इज इक्वल टू डेल्टा c बाय c। जो हम लोगों ने लिखा था, देखो पावर, इसके पावर को हम लोगों ने पहले लिख लिया हुआ आगे, फिर वो फिजिकल क्वांटिटी का रिलेटिव एरर, फिर ये एंड ये ऊपर चला गया है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला आ जाएगा। इसको हम लोगों ने बोला है जनरल रूल या फिर जनरल फॉर्मूला। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ एक्सेप्शनल क्या थे, फॉर्मूलाज थे जिसमें हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर निकालते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर पे, एंड सिग्निफिकेंट फिगर के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं रहेगा। सिग्निफिकेंट एंड राउंडिंग ऑफ बस बचा है 2 टॉपिक्स, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर, और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।